तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज आपके सामने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे सामने क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिवर्स के अंदर जितने भी आपकी चीज़ें हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक टाइप का फोर्स लगाते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आपके जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, जितने मून्स हैं, यूनिवर्स के अंदर चाहे जितने पास के ऑब्जेक्ट है, चाहे जितना दूर का ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ना एक चीज़ को एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी टाइप का फोर्स लगाता है। ठीक, इसीलिए बेसिकली ये जो आपका एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डिफाइन करा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। ठीक, अगर मैं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये एक मार्कर यहाँ पर है, एक मार्कर यहाँ पर है। कहने को तो ये मार्कर दोनों मेरे हाथों के अंदर बराबर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब ये पर्टिकुलर मार्कर राइट साइड वाला मेरे लेफ्ट साइड मार्कर के ऊपर इक्वली फोर्स लगा रहा होगा। और कितना? वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है। शायद से आप लोग इस फ़ोन के थ्रू बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप कहीं पर भी अगर बैठे हो, आपकी बॉडी आपके आसपास पड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना वो पर्टिकुलर बॉडी आपके ऊपर लगा रही है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ कहीं ना कहीं डिफाइन करी जाती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, दो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम देखा जाए, केस देखा जाता है, तो कि किसी भी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी टाइप का फोर्स लग रहा है, अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और दूसरा, वो उन दोनों मासेस के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का सेंस ये, मासेस का तो देखो आप समझ आ गया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा, इन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ही बताएगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है। दूसरा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, मैंने आपके सामने लिखा है, और आपके सामने देखो ये दो मासेस भी मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर बताए हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर मास ये है और वो दूसरा पर्टिकुलर मास ये है। अब जो बात हमारी ये डेफिनेशन कहती है, अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या डेरिवेशन के अंदर अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाहें, तो देखिए कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू इट, पहला सबसे जो इसने बात बोला, डेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहली बात तो इसने ये बोल दी। दूसरी बात यहाँ पे ये कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मीन्स ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है, डी, ये हो गया डिस्टेंस। फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर है। अब टेक्निकली देखा जाए, मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराऊं, तो यहाँ पर आपका फोर्स जो है, जैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, डेट इज कैपिटल जी, एंड ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जा सकेगा। आप यहाँ पे जो कैपिटल जी देख रहे हो, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी भी कहा जाता है इसको। अब ये जो कैपिटल जी है, इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो डेट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। कैसे आया भाई? मास और मास दोनों के दोनों मासेस हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पर जैसे कि अगर मैं इसका टेक्निकली मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो फोर्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, और ये दोनों मासेस हैं, यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ जाके डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। जी का कुछ फॉर्मूला ये निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर मैं इनकी यूनिट रखता हूँ, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर, और मीटर है तो आपका डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में मास एंड मास के ऐसा यूनिट होते हैं केजी, तो मास इंटू मास हो जाएगा आपके केजी स्क्वायर, बन गया ना आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर को आप ऊपर लिखना चाहो तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। आपके सामने
SI यूनिट इसकी कैसे आई ये भी पता लग गया। अब टेक्निकली देखो ये जो G है ना, अब जैसे कि बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। आपको यहाँ पर बुक के अंदर आपके मेंशन किया गया क्लियरली कि जो कैपिटल G की जो वैल्यू है ना, उसको मैथमेटिकली डिराइव करके निकाला गया था। तो तब से लेके आज तक ग्रेविटेशन की जो एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ दिस 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप इसको याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्टिकुलर आपका जो वैल्यू है आगे चल के आपके अभी काम आएगा। और ये पर्टिकुलर जो वैल्यू थी दी थी आपके साइंटिस्ट जिनका नाम था, अगर मैं बोलूँ तो हेनरी कैवेंडिश। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेनरी कैवेंडिश थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर वैल्यू को डिराइव किया था। तो देखो अभी हमने यहाँ पे क्या बात सीखी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है यहाँ पर क्या होता है, किसी भी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन दैम। और इस चीज़ को मैथमेटिकली हमने डिराइव करा तो वहाँ पर हमें एक नया वैल्यू देखने को मिलता है डैट इज़ ग्रेविटेशन, जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहा जाता है। और ऐसे में ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमने देखी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे सामने कई सारे दरवाजे खोल देता है, कई सारी चीज़ों के हमें आंसर देता है कि क्यों सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सन जिसने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आपका क्रिएट कर रखा है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्यों आपका अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, क्यों मिल्की वे गैलेक्सी आपका बाकी यूनिवर्स के किसी पार्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और छोटे लेवल पर आए, बहुत ही छोटे लेवल पर आए तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के ऊपर आपका जो सी टाइड्स वगैरह क्रिएट होती हैं, ठीक है ना, ज्वार जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका देखिए सी टाइड्स क्रिएट होती हैं, लहरें क्रिएट होती हैं, पानी ऊपर जाता है नीचे आता है, वाटर लेवल सी का। तो किसकी वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका मून और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अप्लाई कर रहे हैं, जिसका असर पानी के ऊपर पड़ता है। तो कई सारे हमें आंसर्स के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए बात आती है जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, डैट इज़ कई सारे बच्चे होते हैं वो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इन दो टर्म्स के अंदर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मात खाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ बताइएगा, मैं इसके रिगार्डिंग में आपको एक प्रॉपर ईजी वे में इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।